आप देख रहे हो लेक्चरर मुकेश राज यूट्यूब चैनल। हमारी जो एनसीईआरटी की 6ठी से 12वीं कक्षा तक जो सीरीज चली हुई है उसका आज पार्ट 7वां करेंगे। ये पार्ट बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है डीएसएसबी के लिए और टेट की जो परीक्षाएं होंगी और सीईटी के लिए तथा हमारी एनसीईआरटी की सीबीएसई और हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये पार्ट है। पहला क्वेश्चन देखते हैं, पृथ्वी पर संसाधन असमान रूप से क्यों वितरित हैं? तो इसका सही उत्तर आएगा कि प्राकृतिक संसाधनों का जो वितरण है इस भूभाग पर जलवायु, ऊंचाई जैसे अनेक भौतिक कारकों पर निर्भर करता है, जिस कारण से हमारी पृथ्वी के ऊपर संसाधनों का वितरण बड़ा असमान पाया जाता है। यानी कि हमारी जो पृथ्वी है इसके ऊपर अलग अलग प्रकार की जलवायु है, अलग अलग भौतिक संरचना है, जिससे कि ये हमारे संसाधनों को प्रभावित करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संसाधन संरक्षण क्या है? संसाधनों का सावधानीपूर्वक उपयोग करना और उन्हें नवीकरण के लिए समय देना ही संसाधन संरक्षण है। यानी कि संसाधनों का अच्छी तरह उपयोग करना ही उसका क्या है? संसाधन संरक्षण कहलाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, मानव संसाधन महत्वपूर्ण क्यों है? मानव जो है वो एक महत्वपूर्ण संसाधन है क्योंकि मानव एक दूसरे की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। मानव की जो बुद्धि है तकनीकी का प्रयोग करके, कौशल का प्रयोग करके सभी संसाधनों को उपयोगी बनाता है। अतः इस कारण से मानव एक महत्वपूर्ण संसाधन है। अगला प्रश्न देखते हैं, सतत पोषणीय विकास क्या है? संसाधनों का उपयोग करने की आवश्यकता और भविष्य के लिए उन्हें संरक्षण में संतुलन बनाए रखना ही सतत पोषणीय विकास कहलाता है। यानी कि जो संसाधन है उनको कंटिन्यू आगे भावी पीढ़ियों के लिए विकसित रखना ही सतत पोषणीय विकास कहलाता है भाई। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा मानव निर्मित संसाधन है? तो इसका ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है कैंसर उपचार की औषधि, झरने का जल, उष्णकटिबंधीय वन। यानी कि जो मानव ने जो बनाए हैं वो मानव निर्मित संसाधन होते हैं। तो इनमें से इसका सही उत्तर आएगा कैंसर उपचार की जो औषधि है वो मानव ने बनाई है। अगला प्रश्न देखिए, कथन पूरा कीजिए। कथन देखते हैं, अनवीकरणीय संसाधन खाली स्थान होते हैं। तो अनवीकरणीय जो संसाधन होते हैं सीमित भंडार वाले होते हैं। इसका सही उत्तर आ जाएगा अनवीकरणीय संसाधन सीमित भंडार वाले होते हैं। जो अनवीकरणीय हैं जैसे कोयला है, पेट्रोलियम है और सभी धातुएं हैं, ये सीमित भंडार वाले होते हैं। जबकि नवीकरणीय जो संसाधन होते हैं उनके भंडार काफ़ी हैं, जैसे सौर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है, भूतापीय ऊर्जा है, वो असीमित होते हैं। उनके भंडार सीमित नहीं होते, उनके भंडार असीमित होते हैं। तो अनवीकरणीय संसाधनों के भंडार कैसे होते हैं? सीमित होते हैं भाई। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन संसाधन को निर्धारित नहीं करता? कौन सी चीज है जो संसाधन को निर्धारित नहीं करती है? देखते हैं, उपयोगिता, मूल्य, मात्रा। तो जो संसाधन होते हैं उसकी जो मात्रा है वो उसको निर्धारित नहीं करती। कोई चीज ऐसी होती है जिसकी मात्रा तो काफी है लेकिन वो हमारे लिए उपयोगी नहीं है, मूल्यवान नहीं है, तो वो संसाधन नहीं कहा जा सकता। संसाधन वही होता है जो उपयोगी होता है और हमारे लिए मूल्यवान होता है। तो कौन सी चीज़ ऐसी है जो संसाधन को निर्धारित नहीं करती? उसकी मात्रा निर्धारित नहीं करती है। तो इसका उत्तर आएगा मात्रा। अगला प्रश्न देखते हैं, मृदा निर्माण के लिए उत्तरदायी दो मुख्य जलवायु कारक कौन से हैं? मृदा के निर्माण के लिए जो उत्तरदायी दो कारक कौन से हैं देखने हैं। इसके लिए सही उत्तर आएगा, एक तो आ जाएगा वर्षा और दूसरा तापमान। जो टेम्परेचर और वर्षा दोनों ही मिट्टी के निर्धारण में, मिट्टी के निर्माण में अपना योगदान देते हैं, जो जलवायु के कारक होते हैं। तो वर्षा और तापमान, वर्षा और तापमान, ये इसका उत्तर आ जाएगा भैया। अगला प्रश्न देखते हैं, भूमि निम्नीकरण के कोई दो कारण बताएं। यानी कि जो हमारा धरातल है, जो भूमि है वो निम्नीकरण हो रही है, उसका पतन हो रहा है, उसका ह्रास हो रहा है, उसके दो कारण बताने हैं। तो उसका एक कारण तो हो सकता है भवन निर्माण। जो भवन निर्माण के लिए हम सामग्री लेते हैं उससे भी हमारी भूमि क्या होती है? निम्नीकरण हो रही है। और दूसरा खनन, खनन से भी हमारी भूमि क्या हो रही है? निम्नीकरण हो रही है। भवन निर्माण और खनन इसके प्रमुख कारण हैं। अगला प्रश्न है,
भूमि को महत्वपूर्ण संसाधन क्यों माना जाता है? भूमि है उसको महत्वपूर्ण संसाधन मानने के कई कारण हैं। तो इसके लिए एक तो है भूमि के ऊपर अपन कृषि करते हैं भाई, भूमि के ऊपर क्या करते हैं? कृषि करते हैं, और कृषि से हमें खाद्यान्न मिलते हैं, हम भोजन प्राप्त करते हैं कृषि से। तो भूमि को एक महत्वपूर्ण संसाधन इसलिए मानते हैं कि इसके ऊपर कृषि की जाती है, इसके ऊपर भवन बनाए जाते हैं, इसी के ऊपर सड़कें बनाई जाती हैं, इसी के ऊपर गांव बसाए जाते हैं, इसी के ऊपर वन लगाए जाते हैं, इसी के ऊपर बागान लगाए जाते हैं। अनेक कारणों के कारण भूमि को एक महत्वपूर्ण संसाधन कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, किन्हीं 2 सोपानों के नाम बताएं जिन्हें सरकार ने पौधों और प्राणियों के संरक्षण के लिए आरंभ किया है। तो इसका एक तो है वन महोत्सव, एक वन महोत्सव है, और दूसरा नेशनल पार्क है, वन्य प्राणी अभ्यारण्य। जो नेशनल पार्क है, राष्ट्रीय उद्यान है, नेशनल पार्क, वन महोत्सव और वन्य प्राणी अभ्यारण्य, और ये ऐसी ही योजनाएं हैं जो देश के पौधों और प्राणियों के संरक्षण के लिए सरकार ने शुरू की हैं। अगला प्रश्न है, जल संरक्षण के 3 तरीके बताएं। जल संरक्षण के 3 तरीके बताने हमने, एक तो है ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाइए भाई, दूसरा है बहते हुए जल को बंदिकाओं द्वारा रोक करके, या जो जल बर्बाद होता है, बहता है, उसको इकट्ठा करके पक्के तालाब बना करके भी जल संरक्षण किया जा सकता है, पानी की बर्बादी रोकी जा सकती है। तीसरा उपाय है कि जो नहरें हैं उनको पक्का करके भी जल संरक्षण किया जा सकता है। और अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कारक मृदा निर्माण का नहीं है? मृदा निर्माण में कौन सा कारक है जो अपना भूमिका नहीं निभाता? तो देख लेते हैं, समय। जो समय होता है मृदा के निर्माण में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जितना लंबा समय बीतता चला जाएगा उतनी ही मिट्टी का विकास उतना ही अधिक होगा। दूसरा है मृदा का गठन, और तीसरा है जैव पदार्थ। जैव पदार्थ भी मृदा के निर्माण में योगदान देते हैं। जो जीव जंतु होते हैं वो गल सड़ जाते हैं और उससे मिट्टी का निर्माण होता है। तो इसका कौन सा ऐसा कारक है जो मृदा के निर्माण में भूमिका नहीं निभाता? तो उसके लिए आएगा मृदा का गठन। जो मृदा का जो गठन होता है वो मृदा के निर्माण में अपनी कोई भूमिका नहीं निभाता, मृदा का गठन इसका सही उत्तर आएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कहता है, निम्नलिखित में से कौन सी विधि तीव्र ढालों पर मृदा अपरदन को रोकने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? जो ढालू भूमि होती है उसके लिए मृदा के संरक्षण के लिए कौन सी विधि अच्छी है? देखिए ये ढालू भूमि आपको दिखाई दे रही है, ये पर्वतीय इलाका है, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, सीढ़ीदार खेती करते हैं जिससे कि मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। लेकिन ये ऑप्शन देख लेते हैं इनमें कौन कौन से हैं। इन ऑप्शनों में ये कहता है उपाय बताने हैं तीव्र ढाल वाली भूमि पर मृदा के अपरदन को रोकने के लिए। पहला ऑप्शन देखते हैं रक्षक मेखला। जो रक्षक मेखला है वो क्या होती है, वो मैदानी भागों में क्या करते हैं, जहाँ हवा तेज चलती है वहाँ पर एक कतार में पेड़ों को लगा दिया जाता है, उसको रक्षक मेखला कहते हैं भाई। तो ये तो इसका ऑप्शन ये तो इसका उत्तर सही नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन देखते हैं मल्चिंग भी नहीं आएगा। तीसरा देखते हैं वेदिका कृषि, हाँ ये सही है, इसका उत्तर आएगा वेदिका कृषि। यानी कि तीव्र ढालू भूमि के ऊपर मृदा के अपरदन को रोकने के लिए वेदिका कृषि की जा सकती है। वेदिका कृषि करने से मृदा अपरदन को रोका जाता है। वेदिका कृषि का मतलब है सीढ़ीदार खेती। वेदिका कृषि क्या होती है, ऐसे पहाड़ों पर सीढ़ीदार खेती करोगे तो मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। ये वेदिका फार्म देख लीजिए, ये वेदिका फार्म है, ये ऐसे सीढ़ीदार खेती बना लेते हैं। ये वेदिका फार्म है जो ढालों पर, पर्वतों पर मिट्टी के अपरदन को रोक सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा प्रकृति के संरक्षण का अनुकूल नहीं है? प्रकृति का संरक्षण करने के लिए अनुकूल नहीं है कहता है ये। बल्ब को बंद कर देना चाहिए जब आवश्यकता न हो। सही बात है कि जब हम बिजली की आवश्यकता न हो, बल्ब की लाइट की आवश्यकता न हो तो हमने स्विच बंद कर देना चाहिए, सही है ये। तो नल को उपयोग के बाद तुरंत बंद कर देना चाहिए, ये बात भी सही है। ये कहता है अनुकूल नहीं है, ये बतानी है। तो खरीदारी के बाद पॉलीपैक जो पॉलीथीन होती है उसको नष्ट कर देना चाहिए, ये जो है इसका सही उत्तर ये आएगा। खरीदारी के बाद पॉलीपैक को नष्ट कर देना चाहिए, नहीं, पॉलीपैक को नष्ट नहीं करना चाहिए, उसको सुरक्षित रख देना चाहिए ताकि दोबारा वो काम आ सके। और यहाँ तक जहाँ तक हो सके तो जो पॉलीपैक होते हैं, जो पॉलीथीन होती है उसका उपयोग करना बंद कर दीजिए। तो इसका सही उत्तर आ जाएगा ग। खरीदारी के बाद पॉलीपैक को नष्ट कर देना चाहिए। यदि हम उसको नष्ट करेंगे तो प्रदूषण फैलेगा भाई।
अगला प्रश्न है निम्नलिखित का मिलान कीजिए। निम्नलिखित का मिलान करना है। पहला है भूमि उपयोग। भूमि का अलग अलग कार्यों के लिए उपयोग करना भूमि उपयोग कहलाता है। तो इसका मिलान आ जाएगा भूमि का उत्पादनकारी उपयोग। तो इसका मिलान आ जाएगा भूमि का उत्पादनकारी उपयोग। अगला कहता है ह्यूमस। ह्यूमस जो होती है वो एक जीव जंतु पेड़ पौधों की पत्तियों के गल सड़ जाने से जो मिट्टी बनती है उसको ह्यूमस कहा जाता है। ह्यूमस मिट्टी कहते हैं। तो क्या है ये मिट्टी की ऊपरी परत होती है ह्यूमस मिट्टी। तो इसका आ जाएगा ऊपरी मृदा का निक्षेपण जैव पदार्थ, जिसमें जैव पदार्थ होते हैं वो ह्यूमस मिट्टी कहलाती है, ह्यूमस होती है। चट्टान बांध। जो चट्टान बांध होते हैं वो क्यों बनाए जाते हैं? मिट्टी के अपरदन को रोकने के लिए चट्टान बांध बनाए जाते हैं भाई। तो इसका मिलान हो जाएगा मृदा अपरदन को रोकने के लिए चट्टानों के बांध बनाए जाते हैं भाई। अगला है जैव मंडल। जैव मंडल क्या होता है? जहाँ पर स्थल पाया जाता हो, जल पाया जाता हो और वायु पाई जाती हो, वहाँ पर क्या पाया जाता है? जैव मंडल पाया जाता है। तो इन तीनों की जहाँ मिल उपस्थिति हो जाती है, सतल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल के बीच का जुड़ा हुआ संकरा क्षेत्र होता है जैव मंडल। तो इसका ये मिलान आ जाएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। आप देख रहे हो लेक्चरर मुकेश राज यूट्यूब चैनल। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण आपका पार्ट है। DSSB की सीरीज हमारी ऐसे ही चलती रहेगी। 6ठी से 12वीं कक्षा तक इसको देखते रहें। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित कथनों में से सत्य अथवा असत्य बताएं। यदि सत्य है तो उसके कारण का लिखिए, यदि सत्य है तो उसको कारण लिखिए। तो पहला प्रश्न है, देखते हैं। भारत का गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान अत्यधिक आबाद प्रदेश है। ये बात सत्य है। तो ये क्या है? सत्य है। तो इसका उत्तर आ जाएगा सत्य। यानी कि हमारा जो उत्तरी विशाल मैदान है वो बहुत ही अधिक जनसंख्या वाला आबाद प्रदेश है। उसका कारण भी बताना है। कहता कारण भी बताए। तो इसका कारण ये है कि जो मैदानी भाग है वो जलोढ़ मिट्टी का बना हुआ है और वो कृषि अधिक होती है वहाँ पर, और कृषि अधिक होती है तो वहाँ अधिक आबादी है, अधिक जनसंख्या रहती है। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता कम क्यों हो रही है? तो ये बात सत्य है कि आज भारत में प्रति व्यक्ति जल की जो उपलब्धता है वो बहुत कम हो रही है। तो ये भी बात सत्य है। कैसी बात है? सत्य है। उसका कारण पूछ लेता है कि भारत में प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता कम हो रही है। इसका भारत में वर्षा का असमान वितरण है। भारत में क्या है कि वर्षा का वितरण बड़ा ही असमान है और वर्षा की मात्रा भी कम होती जा रही है, और वर्षा कभी कम हो जाती है कभी ज़्यादा, और जनसंख्या बढ़ रही है जिससे कि प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता कम हो रही है। अगला प्रश्न देखते हैं। तटीय क्षेत्रों में पवन गति रोकने के लिए वृक्ष कतार में लगाना जिसके बीच को फसल उगाया जाता है। तो ये बात असत्य है कि तटीय क्षेत्रों पर पवन की गति को रोकने के लिए वृक्षों को कतार में लगाया जाना क्या होता है? उसको तो रक्षक मेखला कहते हैं। ये बात असत्य है। ये क्या है? असत्य बात है। ठीक। अगला प्रश्न है। मानवीय हस्तक्षेप और जलवायु परिवर्तन पारितंत्र को व्यवस्थित रख सकता नहीं। मानव का जो हस्तक्षेप है वो पारितंत्र को व्यवस्थित नहीं रख सकता। ये बात असत्य है। और जलवायु में जो परिवर्तन होते हैं वो भी पारिस्थितिक तंत्र को व्यवस्थित नहीं रख सकते। तो ये बात भी असत्य है। तो इसका उत्तर आ जाएगा असत्य। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करना। जय हिंद, जय भारत।